Hey guys, this is Sharun here and welcome to my channel Clear Safe with Sharun। पिछले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया था। हर एक सिस्टम के हर एक स्ट्रक्चर के बारे में, हर एक ऑर्गन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की। सो टॉपिक्स हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आज। सबसे पहले तो हम न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट क्या होता है, फिर न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, क्या बैलेंस डाइट होता है, आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है, किसी भी फूड मटेरियल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और डेफिशिएंसी डिजीजेस। गाइस मैं बता दूं एनसीईआरटी में ये सब चीजें कवर्ड नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चंस आते हैं कभी नीट में कभी एम्स में। सो आज के वीडियो के नोट्स जरूर बना लीजिएगा, खास करके डेफिशिएंसी डिजीजेस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन, इन सबसे क्या क्या होता है ये पूछते हैं एग्जाम में। सो नोट जरूर बनाइएगा इन सब का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन फूड एंड they are essential for life and health, provide us with energy, are the building block for repair and growth, and are the substances which are necessary to regulate the chemical processes। तो nutrients are the compounds जो हमें फूड से मिलते हैं और ये चार चीजें उनकी फंक्शन है। लाइफ एंड हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दे प्रोवाइड अस विथ एनर्जी, रिपेयर एंड ग्रोथ में इनका रोल होता है, और जो बॉडी के केमिकल प्रोसेसेस होते हैं सब कुछ ये हमारे न्यूट्रिएंट्स रेगुलेट करते हैं। Six major nutrients are available. Six major nutrients are there: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water। हम ये सारे nutrients, major nutrients को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। The first nutrient that we are going to talk about is carbohydrate। So carbohydrate इसका मेन फंक्शन क्या है? It acts as the source of energy। और एनर्जी कितनी मिलती है ये वैल्यू याद रखिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। इसको हम कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू आगे हम डिस्कस करने वाले क्या होता है, ये अभी याद रख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। 3 मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के: स्टार्च, शुगर और सेल्यूलोज, जिसमें से स्टार्च ह्यूमंस के लिए बेसिक सोर्स है। सबसे ज्यादा हम स्टार्च से ही कार्बोहाइड्रेट डिराइव करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें कहां कहां से मिल सकता है, कौन कौन से फूड प्रोडक्ट से? राइस, व्हीट, ब्रेड, कैंडी बार्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है अमाइनो एसिड। चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्यों ना हो, बस 20 अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये 20 अमाइनो एसिड्स हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो है जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। तो इन्हें एसेंशियल क्यों बोला गया है? एसेंशियल इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी खुद सिंथेसाइज करके फुलफिल नहीं कर सकता, तो खाने में हमें ये लेना ही पड़ेगा। सो द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन बी डिराइव्ड ओनली फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट्स दैट वी ईट। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स सिंथेसाइज कर सकते हैं हम बॉडी में, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स, जो अमाइनो एसिड्स हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बॉडी में, वो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 9 है, 9 है नंबर में, और आपको ये 9 के 9 नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। ये 9 नाम आपको याद होना चाहिए, और ये एम्स और नीट में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? क्वेश्चन आएगा which of the following amino acid can be acquired only through food products। ओनली थ्रू फूड प्रोडक्ट्स मतलब बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, मतलब ये एसेंशियल अमाइनो एसिड होगा। तो 4 ऑप्शंस देंगे जिसमें से एक एसेंशियल होगा, बाकी 3 नॉन एसेंशियल होंगे। तो आपने अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम याद किए होंगे तो आपको पता होगा आंसर कौन सा है। सो ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पे क्वेश्चन आता है, तो ये 9 के 9 नाम आपको याद होने चाहिए। अब बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन की बात करते हैं। बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? वो प्रोटीन जिसमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। एनिमल प्रोटीन इज इन बेटर क्वालिटी दैन द प्लांट प्रोटीन। बेटर क्वालिटी मतलब क्या है कि ये बायोलॉजिकली कंप्लीट होते हैं एनिमल प्रोटीन्स, मतलब कि सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें एनिमल प्रोटीन्स में मिलते हैं, लेकिन
प्लांट प्रोटीन्स में क्या होता है, कभी एक अमाइनो एसिड कभी दो अमाइनो एसिड एब्सेंट होते हैं, जैसे कि राइस में आपको ल्यूसीन नहीं मिलता, मेज में आपका थ्योनिन नहीं मिलता। सो ये प्लांट प्रोटीन कंटेंट भले ही ज्यादा हो लेकिन बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट होता है प्लांट प्रोटीन, क्योंकि सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते। और बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट होने की वजह से हम एनिमल प्रोटीन को बेटर बोलते हैं प्लांट प्रोटीन से, क्योंकि एनिमल प्रोटीन बायोलॉजिकली कंप्लीट है। सोर्सेस क्या क्या हो सकता है प्रोटीन्स के? एनिमल सोर्स मीट, एग, फिश, मिल्क। इनफैक्ट एग को हम कहते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उसमें एग क्लिक करना है आपने, ठीक है। प्लांट सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? सीरियल्स, बीन्स, नट्स, पल्सेस, ये सब हमारे प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगेन मैं बता रहा हूं, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर इनकम्प्लीट प्रोटीन, दे आर बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट। एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, दे आर बायोलॉजिकली कंप्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट का कॉन्सेप्ट याद रखिए। सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, बायोलॉजिकली कंप्लीट। कोई भी एसेंशियल अमाइनो एसिड कम है प्रोटीन में तो इट इज बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट। फिर है हमारे फैट्स। अब फैट्स में आपको क्या याद रखना है कि दो टाइप के फैट्स हो सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में इट कैन बी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब फैट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट इज हेल्दी देन सैचुरेटेड फैट, ये भी याद रखना है। और अनसैचुरेटेड फैट हमें मिलता कहां से? अनसैचुरेटेड फैट हमें मिलता है वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहां से मिलेगा? इट इज फाउंड इन एनिमल फैट, ठीक है। और प्यूफा विच इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इट इज फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल। सो प्लांट फैट इज बेटर देन एनिमल फैट, लेकिन एनिमल प्रोटीन इज बेटर देन प्लांट प्रोटीन। एसेंशियल फैटी एसिड, अगेन वही कॉन्सेप्ट है। एसेंशियल फैटी एसिड वो होंगे जो हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। और इसका एग्जांपल याद रखना, लाइनोलेनिक एसिड। ये भी कभी कभी पूछा जाता है एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड तो याद रख लेकिन फैटी एसिड के बारे में भूल जाते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड याद रखना कौन सा है? लाइनोलेनिक एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड, और एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता। सोर्स क्या क्या हो सकता है फैट्स का? मिल्क, चीज, बटर, एग, और प्लांट में मस्टर्ड, सीसम, कोकोनट ऑयल, ये सब हमारे फैट के सोर्स है। अगेन प्लांट फैट इज बेटर देन एनिमल फैट, एनिमल प्रोटीन इज बेटर देन प्लांट प्रोटीन, ठीक है। और ट्रांस फैट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी बोलते हैं ट्रांस फैट ट्रांस फैट। ट्रांस फैट अनहेल्दी फैट है। और ट्रांस फैट बनता कैसे है? जब भी हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बार बार हीट करते हैं तो उससे ट्रांस बॉन्ड्स बन जाते हैं, फिर ट्रांस फैटी एसिड बनता है, ठीक है। सो अगर हम पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक बार खाना बनाते हैं इट्स हेल्दी, लेकिन अगर वही ऑयल हम बार बार यूज करेंगे तो वहां पे ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं, और ट्रांस फैट्स आर नॉट हेल्दी, ठीक है। सो एनिमल फैट्स सैचुरेटेड फैट, प्लांट फैट अनसैचुरेटेड फैट, और अनसैचुरेटेड फैट को बार बार पकाएंगे तो बनेगा हमारा ट्रांस फैट। फिर आते हैं हम वाइटामिन्स पर। वाइटामिन्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वाइटामिन्स क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। अब स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड का मतलब ये नहीं कि अगर ये डाइट से एब्सेंट होगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं। दीज आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी रेगुलेशन के लिए जरूरी है, लेकिन दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। निमोनिक है एडिक। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आर एडिक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सब है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स है विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी काफी बड़ा है, विटामिन B1, B2, B3, बहुत सारी चीजें आती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। सारे के सारे विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल एंड एडिक इज फैट सॉल्युबल। वाइटामिन्स में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है अदर नेम्स ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स को बस विटामिन B1 या B2 के नाम से नहीं जाना जाता, इनके दूसरे नाम भी होते हैं, और ये अदर नेम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एम्स में इससे क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी एक दो बार इससे सवाल पूछ चुके हैं। सो आपको नाम क्या याद रखने? विटामिन B1 का दूसरा नाम है क्या? थायामीन। विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 इज नायासिन। B5 इज पेंटोथेनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B9 फोलेट है। विटामिन B12 इज
साइनोकोबालामीन, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन के इज टोकोफेरॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? क्वेश्चन ऐसे आएगा, पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग? तो उसमें विटामिन B1, B2, B3 नहीं दिया होगा, उसमें दिया होगा ऑप्शंस में थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन। तो जब डेफिशिएंसी वाला आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको कि पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। तो अब डायरेक्टली वो विटामिन B3 नहीं देंगे आपको, विटामिन B3 का नाम देंगे। सो ऑप्शन में नियासिन होगा, तो पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, आपको ऑप्शन टिक करना है। वैसे ही पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, वो वहां पे विटामिन B12 नहीं देंगे, वो वहां पे साइनोकोबालामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलेट, पाइरिडॉक्सिन एज ऑप्शंस देंगे, और उसमें आपको विटामिन B12 कौन सा है ये पहचानना पड़ेगा, और वो कौन सा है? साइनोकोबालामीन। सो अदर नेम्स ऑफ विटामिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अब व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रिशन? तो अभी तक हमने पहला टॉपिक कवर किया, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स एंड विटामिन्स के अदर नेम्स। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। व्हाट एक्चुअली इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट डील्स विथ interpretation of interaction of nutrients and other substances in food in relation to maintenance of growth, reproduction, health and diseases of an organism. मतलब ये कि न्यूट्रिशन इज अ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, किस चीज के रिलेशन में है ये? इट डील्स विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरैक्शन, कैसे हमारा न्यूट्रिएंट्स इंटरैक्ट करते हैं आपस में, और फूड में जो बाकी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनके साथ कैसे ये इंटरैक्ट करते हैं, और कैसे किसी ऑर्गेनिज्म में ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ या डिजीज कॉज करा सकते हैं। डिजीज मतलब किसी न्यूट्रिएंट के एक्सेस में होने से, किसी न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंट होने से कैसे इस ऑर्गेनिज्म में डिजीज हो सकता है, और कैसे ये न्यूट्रिएंट उसके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और हेल्थ में रोल प्ले कर रहा है। ये पूरा स्टडी हम न्यूट्रिशन में करते हैं। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स food intake, absorption, assimilation, biosynthesis, कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो जब से हम फूड अंदर ले रहे हैं मुंह से और जब तक हम उसे एक्सक्रीट आउट नहीं करते, पूरा बीच में उस न्यूट्रिएंट के साथ क्या क्या हो रहा है ये पूरा न्यूट्रिशन स्टडी करते हैं। न्यूट्रिशन इज अ साइंस दैट डील्स विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरैक्शंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड कैसे ये न्यूट्रिएंट हमारे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ और डिजीज में हेल्प कर रहा है। सो हम फूड अंदर लेंगे, फूड का डाइजेशन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ उसका एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस मतलब कोई नई बायोमोलिक्यूल बॉडी में बन रही है तो वो बायोसिंथेसिस को भी स्टडी करेगा, कैटाबॉलिज्म मतलब जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रही है उसका टूटना, तो उन मॉलिक्यूल्स के टूटने को भी न्यूट्रिशन में स्टडी किया जाता है। जब तक वो फूड एक्सक्रीट आउट नहीं होता, उस फूड के साथ क्या क्या हुआ है बॉडी में, सब कुछ हम न्यूट्रिशन के अंडर स्टडी करते हैं। What is a balanced diet? न्यूट्रिशन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट में। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, बैलेंस डाइट, RDA, कैलोरीफिक वैल्यू के काफी छोटे छोटे टॉपिक्स है। सो व्हाट एक्चुअली मींस बैलेंस डाइट? इससे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट होता क्या है। Balanced diet is defined as one which contains a variety of foods in such quantities and proportion that the need for energy, amino acids, vitamins, minerals, fats, carbohydrate and other nutrients are adequately met for maintaining a healthy life. So balanced diet वो diet है जिसमें सारे फूड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी और ऐसी प्रपोर्शन में है कि हमारी एनर्जी की नीड, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की नीड सब की सब मेट हो रही है, अच्छे से फुलफिल हो रही है और हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। सो बैलेंस डाइट, व्हाट इज बैलेंस डाइट? इट इज अ डाइट इन विच all the essential amino acids, all the energy requirement, vitamins, minerals, fats, carbohydrates, they are adequately met and we are leading a healthy life with the food that we are eating. ठीक है, तो balanced diet सारी requirements body की fulfill करेगा। So अब हम बात करते हैं RDA की। अब RDA क्या है? RDA का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है एक बार। RDA का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ डाइटरी वर्ड को मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली वर्ड लोग डाल के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस नहीं है, ये है रिकमेंडेड
डाइटरी अलाउंस, मतलब ये कि हर दिन आपको न्यूट्रिएंट कितना लेना है ताकि आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सके और सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स उस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड फुलफिल हो जाए। ये होता है हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। क्वेश्चन कैसे आ रखा है इस पे, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ रखा है, क्या आ रहा है कि इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एक्सपैंड द टर्म RDA, और ऑप्शंस में दे देते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलॉटमेंट, रिकमेंडेड डेली अलॉटमेंट, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो आपको यहाँ पे याद रखना है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ RDA। और RDA की डेफिनेशन क्या है? एवरेज डेली डाइटरी न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल। एवरेज हर दिन कोई भी डाइटरी न्यूट्रिएंट कितना लेना है ताकि it meets the nutrient requirement of nearly all the healthy individuals। जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है हेल्दी इंडिविजुअल्स की वो सारी फुलफिल हो जाए, और ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप और एक जेंडर ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होता है। मतलब मेल्स के लिए किसी न्यूट्रिएंट का RDA अलग होगा और फीमेल्स के लिए किसी न्यूट्रिएंट का RDA अलग होगा। मेल्स के लिए किसी न्यूट्रिएंट, मेल अडल्ट के लिए किसी न्यूट्रिएंट का RDA अलग होगा, तो उसी न्यूट्रिएंट का RDA फीमेल इन्फेंट या मेल इन्फेंट के लिए अलग होगा। ठीक है, तो लाइफ एज और जेंडर ग्रुप दोनों के हिसाब से RDA अलग अलग होता है। कैलोरिफिक वैल्यू, कैलोरिफिक वैल्यू क्या है? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उस न्यूट्रिएंट से हमें मिल सकता है, वो बताते हैं हमें क्या, उस न्यूट्रिएंट का कैलोरिफिक वैल्यू। यूनिट क्या है? किलो जूल या किलो कैलोरी में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन किलो कैलोरी ज्यादा पॉपुलर है। और एक किलो कैलोरी को कैसे डिफाइन करोगे? Kilocalorie is defined as the heat required to raise the temperature of 1 kg water by 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, 14.5 डिग्री में है, 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। इस 1 डिग्री राइस के लिए हमें कितना एनर्जी लग रहा है? दैट इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। ठीक है, कैलोरिफिक वैल्यू सारे न्यूट्रिएंट्स की आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स, 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। फैट्स में 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्ब्स में कितने? 4 किलो कैलोरीज, और डाइटरी फाइबर में पर ग्राम हैज 2 किलो कैलोरी। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? अरेंज द न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू द कैलोरिफिक वैल्यू, और उसमें लेसर देन ग्रेटर देन का साइन देके ये क्वेश्चन बना देते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है, तो याद ये रखना है कि फैट्स में आपका कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब हम आते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। सारे न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिया, हमने न्यूट्रिशन क्या होता है ये पढ़ लिया, RDA क्या होता है ये पढ़ लिया, हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ लिया कि कैलोरिफिक वैल्यू वगैरह क्या होती है। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस की। मैं फिर से बता दूं, डेफिशिएंसी डिजीजेस एनसीईआरटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ जो भी डिजीजेस मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिए, और ये याद रखिएगा, एम्स में खास करके डेफिशिएंसी डिजीज पे क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट डिजीजेस की। अब मैंने यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट डिजीजेस बोला है, डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं बोला, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेस में लेने से भी क्या हो सकता है, कम लेने से भी क्या हो सकता है। अब यहाँ पे फिर से मैंने RDA के बारे में बताया है। RDA क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, नॉट डेली, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो एक दिन में आपको कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए? वो है 500 ग्राम्स अ डे, फैट 75 grams a day, and protein is 1 gram per kg body weight per day। मतलब किसी का वेट अगर 60 किलो है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन पर डे खाना चाहिए। अब बात करते हैं डिजीजेस की। कार्बोहाइड्रेट की डिजीजेस कौन कौन सी है जो आपको याद रखनी है? वो है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोज यूरिया। ये बायोलॉजी में ना डिजीजेस याद करने के और उसको रिलेट करने का काफी इजी तरीका होता है। किसी भी वर्ड को आप तोड़ दो। हाइपर ग्लाइसीमिया, इसको हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, हाइपर, ग्लाइसी और ईमिया। ईमिया मतलब याद रखना एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लड। मैंने पहले भी बताया कि बायोलॉजी में कुछ डिक्टम्स फॉलो होते हैं। सो जहां पे भी वर्ड आपको ईमिया में दिखे मतलब इट इज रिलेटेड टू ब्लड। हाइपर मतलब ज्यादा, और ग्लाइसी मतलब क्या? ग्लूकोज। तो हाइपर ग्लाइसीमिया, ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। अब मैं याद रखना यहाँ पे कह रहा हूँ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट नहीं कह रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, वो डाइजेस्ट होगा और जब एब्जॉर्ब होगा वो मोनोसैकेराइड बनेगा, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड। तो ब्लड में क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज। तो हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। वैसे ही दूसरे वर्ड हाइपोग्लाइसीमिया को तोड़े तो हाइपोग्लाइसीमिया, ईमिया मतलब अगेन रिलेटेड टू ब्लड, हाइपो मतलब कम। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज कम हो रहा है। दोनों के दोनों ये किस कंडीशन में मिलते हैं, डायबिटीज मिलाइटिस। डायबिटीज मिलाइटिस क्या है, ये हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। डायबिटीज में इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रेगुलेट नहीं हो पाता, ठीक है। तीसरी डिजीज जो यहां पे दे रखी है ग्लाइकोज यूरिया। अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, ग्लाइकोज और यूरिया। यूरिया अगेन याद रखना डिक्टम, यूरिया इज एनीथिंग रिलेटेड टू यूरिन। सो ग्लाइकोज यूरिया मतलब ग्लूकोज आपका यूरिन में आ रहा है, ग्लाइकोज यूरिया ग्लूकोज इन यूरिन। फैट अगर आप देखें तो फैट से रिलेटेड दो डिजीजेस बताइए, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और गॉलस्टोन्स। अगेन हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल तो कंपाउंड है, और ईमिया मतलब ब्लड। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है इसे हम बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है। गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर बताया था मैंने, गॉल ब्लैडर में कुछ स्टोन्स हो सकते हैं और वहां पे गॉल ब्लैडर को वो ब्लॉक कर सकते हैं। जो गॉल ब्लैडर से ट्यूब निकल रही थी गॉल ब्लैडर की, उसको वो ये ब्लॉक कर सकता है। तो गॉल स्टोन्स एक्सेस ऑफ फैट से क्यों होता है, क्योंकि जो स्टोन्स बनते हैं गॉल ब्लैडर में वो फैट डिपॉजिट्स होते हैं। जब फैट एक्सेस होता है वो गॉल ब्लैडर में जाएगा और वहां पे स्टोन्स बना के डिपॉजिट होगा और ट्यूब को ब्लॉक कर देगा। अब इन सब चीजों में जो भी मैंने अभी तक बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हमने क्या चीज पहले इंपॉर्टेंट बताई थी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और हमने क्या बोला था, एनिमल प्रोटीन इज बेटर देन प्लांट प्रोटीन। अब यहां पे मैं डिजीजेस की जब बात कर रहा हूं तो प्रोटीन में दो डिजीजेस और ये दोनों डिजीजेस पूछी जाती है एग्जाम में, क्वाशियोकर और मेरास्मस। ये दोनों आपको याद होना चाहिए और दोनों के बीच में डिफरेंस आखिर क्या है ये भी पता होना चाहिए। सो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशियोकर या मेरास्मस होता है, और इन दो डिजीजेस को प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सो आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस मैं बता दूं, क्वाशियोकर किस में होता है, जिन बच्चों के डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। मतलब अगर सिर्फ प्रोटीन कम है डाइट में तो होगा क्वाशियोकर, लेकिन अगर प्रोटीन और कैलोरीज, कैलोरीज मतलब एनर्जी, प्रोटीन और कैलोरीज दोनों कम है डाइट में तो उस बच्चे को होगा मेरास्मस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वाशियोकर ओनली डेफिशिएंट इन प्रोटीन, मेरास्मस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज। दूसरी चीज जो याद रखना है, मेरास्मस अंडर एज ऑफ 1 ईयर्स, ठीक है। तो कोई भी केस आगे दे सकते हैं आपको कि क्वेश्चन दे सकते हैं ऐसे, एट केस ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन ऑफ अ इन्फेंट लेस देन 1 ईयर विद डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज। तो आपको पूरी चीजें बता दी और ऑप्शन में दे सकते हैं क्वाशियोकर, मेरास्मस और कौन कौन सी बाकी डिजीजेस हो सकती है प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी से। उसमें आपको याद रखना है प्रोटीन और कैलोरी दोनों डेफिशिएंट है और अंडर 1 ईयर भी है, मतलब उस बच्चे को मेरास्मस है, ठीक है। क्वाशियोकर किस किस को हो सकता है, 6 मंथ्स टू 3 इयर्स के एज को क्वाशियोकर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दो है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, प्रोटीन और कैलोरी दोनों नहीं है और अंडर 1 ईयर, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे साइंस आपको डिराइव कर सकते हो, अगर नहीं भी याद है तो भी फाइन, बट ये दो पॉइंट आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस की, और सबसे पहले होगा विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए जब भी डेफिशिएंट होता है हम लोग को होगा क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रात को नहीं दिखना। इससे एक और चीज डिराइव कर सकते हो, नाइट में लाइट क्या होती है, डिम। सो डिम लाइट में जब नहीं दिखता किसी पेशेंट को तो उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और ये होता क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्यों होता है, क्योंकि विटामिन ए बनाता है हमारा रेटिनॉल। रेटिनॉल एक पिगमेंट होता है आई में जो कि हमारे रॉड्स के फंक्शन के लिए जरूरी होता है, और रॉड्स का काम क्या होता है, डिम लाइट में देखना। अब ये रॉड्स और रेटिनॉल ये सब क्या आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब हम आई चैप्टर कर रहे होंगे तब आई पे जो मैंने वीडियो बनाया होगा उस पे आप देखिएगा, मैं वहां पे विटामिन ए के फंक्शन को फिर से बताऊंगा और वहां पे आपको समझ आएगा विटामिन ए अगर डेफिशिएंट होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होती है।
दूसरा विटामिन है विटामिन डी डेफिशिएंसी, और इससे होता है हमें रिकेट्स। अब रिकेट्स एक बोन डिजीज है। विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन दोनों मिलके हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करते हैं। जब हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसमें बताऊंगा विटामिन डी का रोल क्या है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स कैसे होता है। अभी के लिए इतना याद रखिए, विटामिन ए डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स। विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या होता है आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। विटामिन के कोएगुलेशन फैक्टर्स के एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है। जब हम ब्लड वाला चैप्टर कर रहे होंगे तब आपको बताऊंगा कि कैसे विटामिन के कोएगुलेशन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। सी एक चीज समझिए, बायो में सब कुछ इंटर रिलेटेड है। विटामिन ए आपका आई वाले चैप्टर में भी आएगा, विटामिन डी हार्मोन वाले चैप्टर में आएगा, और विटामिन के ब्लड वाले चैप्टर में आएगा। सो हर एक चीज जब आप पढ़ रहे होंगे ये लिंक करके पढ़ना है। अभी क्योंकि आप पहली बार चैप्टर 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा पहली बार ये पढ़ रहे हो, तो अभी आपको काफी सारी चीजें होंगी जो समझ नहीं आएंगी। अब जब दूसरी बार पढ़ोगे इसे, सपोज उसके बाद उस टाइम पे आप ब्लड चैप्टर पढ़ चुके हो, तो फिर विटामिन के ब्लीडिंग डिजीज बोलते हैं, आपको सारे दिमाग में आएगा कैसे वो ब्लीडिंग डिजीज कॉज करता है। बोन वाला चैप्टर या फिर हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ने का जब आप विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, अच्छा हाँ विटामिन डी ये रोल प्ले करता था, तो इसकी वजह से इसमें रिकेट्स हो रहा है। तो सब लिंक्ड है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी चीजें क्लियर होती रहेगी। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी कोलाजन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी। ठीक। विटामिन बी1 डेफिशिएंसी से क्या होगा हमारा? बेरीबेरी। विटामिन बी2 डेफिशिएंसी से क्या होता है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। और विटामिन बी3 डेफिशिएंसी से हमारा क्या होगा? पेलेग्रा। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, विटामिन बी3 का नाम क्या था? राइट, नियासिन। और नियासिन के डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है? पेलेग्रा। विटामिन बी9 की डेफिशिएंसी से क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या ग्लोसाइटिस। और विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा? पर्निशियस एनीमिया। ये पहले भी मैं एग्जांपल दे चुका था। पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12। अब आगे हम बढ़ते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। अब यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस कौन सी डिजीज हो सकती है कौन से मिनरल की वजह से, ये याद रखिएगा। सोडियम अगर डेफिशिएंट होगा तो क्रैम्स आ सकते हैं। पोटेशियम अगर डेफिशिएंट होगा तो मसल डिसऑर्डर्स हो सकता है। कैल्शियम अगर डेफिशिएंट होगा तो रिकेट्स हो सकता है। विटामिन डी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बताया था मैंने। विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन दोनों मिलकर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कर रहे थे, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स हो सकती है या टिटनी भी हो सकता है उस बंदे को। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या कन्वर्जन्स होते हैं? कन्वर्जन्स। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ बोन होता है। बोन दो चीजों का बना है, याद रखिएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही इंपॉर्टेंट है बोन की स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। और एक और चीज याद रखिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस साथ साथ में लॉस होते हैं। ठीक है, सो फॉस्फोरस लॉस से भी क्या होगा? हमारा बोन लॉस होगा। सल्फर से क्रैकिंग ऑफ मसल। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, आफ्टर रनिंग अ मैराथन अ पर्सन हैड क्रैम्प्स, दिस might be due to deficiency of which of the following minerals? ऑप्शंस दे देंगे आपको, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम जब डेफिशिएंट होता है बॉडी फ्लूइड में तब होते हैं पेशेंट को क्रैम्प्स। तो लॉन्ग रन्स के बाद बॉडी में सोडियम डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं। so, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ बोन? phosphorus, sulfur, potassium, sodium. Answer is phosphorus. क्लोरीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? हमारे पीएच इम्बैलेंस। क्लोरीन Cl माइनस है, ये पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? अनीमिया। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये ब्लड वाले चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा, और उसमें आयरन होता है। सो अगर आयरन डेफिशिएंट होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? गोइटर। आयोडीन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अगेन ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आएगा। आयोडीन कैसे थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और अगर आयोडीन डेफिशिएंट होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा हमारा, उसकी वजह से क्या होगा? गोइटर। कॉपर अगर डेफिशिएंट होगा तो अनीमिया होगा, और मैंगनीज अगर डेफिशिएंट होगा तो इनफर्टिलिटी या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ये भी हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी क्या होता है ये भी हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सी
एक चीज समझिए, आपने पढ़ना अभी भी स्टार्ट किया है तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें आपको अभी समझ नहीं आएंगी। अभी के लिए वो दिमाग में बैठा लीजिए, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स बनते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, और जब आप वापस ये वीडियो या वापस अपने नोट्स देखेंगे तब आपको समझ आएगा अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है। ठीक है, तो अभी के लिए ज्यादा कंफ्यूज या ज्यादा डिप्रेस नहीं हुई कि मेरे को चीजें समझ नहीं आ रही है। धीरे धीरे बिल्डअप होता रहेगा, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ आती रहेगी। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द मिनरल्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी? क्लोरीन, आयरन, आयोडीन, मैंगनीज। तो इसमें याद रखना कि मैंगनीज का रोल आता है इनफर्टिलिटी में। अगर मैंगनीज डेफिशिएंट है तो पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये थे हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इसमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे विटामिन्स के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और स्पेशली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और आरडीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड्स, और प्लांट प्रोटीन्स और एनिमल प्रोटीन के बीच में डिफरेंस, प्लांट फैट और एनिमल फैट के बीच में डिफरेंस। इन सब में क्वेश्चंस बन सकता है नीट में। तो ये सारे टॉपिक्स एक बार फिर से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में जैसे कि पहले बता चुका हूं ये सब नहीं दिया था, तो होप कि आपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स नहीं बनाए तो जब सेकंड टाइप आप वीडियो देखेंगे या सेकंड टाइप ये सब कहीं पे भी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे नोट्स जरूर बनाइएगा। अब आप लोग से मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful, and don't forget to subscribe to this channel for more of such interesting clearing concept videos. Thank you guys for watching. Bye bye.